गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आप सबको मैंने एमसीक्यूज की पीडीएफ सेंड कर दी हुई है और उम्मीद करता हूं कि सबको वो पीडीएफ मिल गए होंगे। और आपको इसके साथ छोटा सा मैंने काम भी दिया था कि इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने उसकी की आपको सेंड नहीं की थी, और ये आपको बोला था कि आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे खुद सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा। आप उस वीडियो में जो मैं आंसर्स आपको सेंड करूंगा उससे मैच कर लेंगे आप। तो एक किस्म का यह आपकी रिवीजन भी हो रही है, आपका मॉक टेस्ट भी हो रहा है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा कोई भी लेक्चर या सारे लेक्चर्स अभी तक नहीं सुने हैं, तो वो स्टूडेंट्स सबसे पहले मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं पहले उसे गो थ्रू कर लीजिए, उन लेक्चर्स को अच्छे ढंग से समझिए, और उसके बाद ही आप इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करिएगा। क्योंकि बिना नॉलेज के, बिना बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हुए सिर्फ एमसीक्यूज को रट्टा मार लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, उससे आपका ये जो अकाउंट्स का पोर्शन वो कवर अप नहीं होगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कई बच्चों का आ गया कि हम 1000, 2000 या सर जितने भी आप एमसीक्यूज आप हमें सेंड करेंगे हम उनसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो उससे कोई फायदा नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 3000 प्लस एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जो बच्चे इन एमसीक्यूज को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे उनको मैं श्योरिटी देता हूं कि उनके 25 प्लस मार्क्स अकाउंटेंसी के पोर्शन में आ जाएंगे, एंड दैट विल मेक और मार द करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट। क्योंकि जो बाकी जो पार्ट है सिलेबस का उनमें कंसेप्ट इतने नहीं, उसमें आप याद कर कर जा सकते हो। कंप्यूटर्स का पार्ट आ गया, जनरल नॉलेज आ गया, या और भी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। सिर्फ एक जो मेन सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो अकाउंट्स है। और ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर का लेवल इजी आएगा। हमें नहीं मालूम कि पेपर का लेवल कैसा होगा। हम ये उम्मीद करेंगे कि हम इस वे से तैयारी करेंगे कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो वर्स्ट के लिए तैयारी करेंगे और बेस्ट के लिए आउटपुट आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट इसे सब्सक्राइब करिए। जो भी आपकी सजेशंस होंगी, कई सजेशंस बच्चों की आ रही हैं, वो आप सजेशंस अपनी हमें भेजते रहिए, अपना प्यार आप हमारे साथ बांटते रहिए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी सजेशंस आ रही हैं, तो उन सब कैंडिडेट्स का, उन सब स्टूडेंट्स का धन्यवाद है, और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी जो इन लेक्चर्स को सुनेंगे, जो भी उन्हें अच्छा लगेगा, जो भी कुछ सजेशंस होंगी वो हमसे शेयर करेंगे। और आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं, आपके और जिन कोई और आप ग्रुप्स में हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, तो वहाँ तक भी आप इस चैनल को पहुँचाइए ताकि सब बच्चों का हम भला कर सके, उनको भी हम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें इस कोविड-19 की परिस्थितियों में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। तो एमसीक्यूज में क्या आ जाएगा? सबसे पहला एमसीक्यू आ गया, अकाउंटिंग इज ओनली। अकाउंटिंग क्या है? ओनली आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस है, नीदर आर्ट नॉर साइंस। तो सबसे पहले आर्ट क्या होता है? आर्ट मीन्स, आर्ट का मतलब आ जाता है प्रैक्टिस करना, आर्टिस्टिक नेचर है। जो आर्टफुल पीपल होंगे, जैसे म्यूजिशियन है, सिंगर है, तो वो रोज रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आर्ट मीन्स व्हाट टू डू, कैसे, हाउ टू डू। आर्ट मीन्स हाउ टू डू, आपको कैसे किसी काम को परफॉर्म करना, बार बार करना है, रेपिटेटिवली करना है। मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया था स्विमिंग का और साइकिलिंग की एग्जांपल मैंने दी थी।
अकाउंटिंग इज आर्ट। कैसे अकाउंटिंग इन आर्ट है? मैं आप लोगों को अगर अकाउंट्स समझा देता हूं, आप लोग जब तक इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद सॉल्व नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। जैसे साइकिलिंग, तो जैसे स्विमिंग, तो मैंने आपको सिखा दिया, बट अगर आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की, आपको समझ नहीं आएगा। सो अकाउंट्स इज एन आर्ट। साइंस, साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और अकाउंटेंसी भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स को फॉलो करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो अकाउंटेंसी है वो प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि जो साइंस के रूल्स हैं वो प्योर है और अकाउंट्स के रूल प्योर नहीं है। इट इज़ नॉट प्योर साइंस कि इसमें हमें जो अकाउंट्स में होगा वो रूल्स हमारे टाइम टू टाइम उनमें मॉडिफिकेशन होती रहती है, बिकॉज जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक नेचर है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली हम अपने रूल्स को, अपने कंसेप्ट्स को भी मॉडिफाई करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। सो अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। ये दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस। अकाउंटिंग का काम कब स्टार्ट होता है? तो इसमें भी मैंने एक लेक्चर में बताया था, जो अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें मैंने बताया था, कोड बताया था कि आपको कोड याद रख लेना है। IMRCSAC, IMRCSAC। मैंने उसमें आपकी फुल फॉर्म सारी बताई हुई है। तो IMRC, जो IMRC जो आगे ये जो 4 शब्द हैं, 4 लेटर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगी, दैट इज पार्ट ऑफ द बुक कीपिंग। और जो बाकी का पार्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगी, उसके बाद से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग इज जिसे हम बोलेंगे बुक कीपिंग एक इसका जो बुक कीपिंग का नैरो कंसेप्ट है, वेयर एज अकाउंटिंग का वाइडर कंसेप्ट है। बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट है। सो इसमें जो ऑप्शंस हमारे पास दी हैं, तो बी ऑप्शन में क्या आ जाएगा? वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगी, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड वाला आ गया। थर्ड में लिखा है द वर्क विच इज इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग का कौन सा काम है? तो इसमें जो फर्स्ट आ गया, टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इनटू द जर्नल, ये बुक कीपिंग का हिस्सा है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस इनटू लेजर, क्लासिफाई करना, बुक कीपिंग है। बैलेंस अकाउंट्स ओपनड इन द लेजर, ये भी बुक कीपिंग है। टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो डी पार्ट है, दैट इज इंक्लूडेड इन। तो कौन सा काम अकाउंटिंग में इंक्लूड होगा? दैट इज द डी पार्ट। और वो डी पार्ट क्या आ जाएगा? टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। फोर्थ, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग क्या होती है? टू कीप द बुक्स इन एन अलमीरा, अलमीरा में किताबें रखना, क्या वो बुक कीपिंग है? नहीं। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द अकाउंट बुक्स ऑफ द ट्रेडिंग कंसर्न, यस दिस इज पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग है कि जितने बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनको अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड करना, ट्रेडिंग, किसी भी ट्रेडिंग कंसर्न के। तो बी पार्ट है, आगे भी देख लेते हैं क्या है। टू रिकॉर्ड द बिजनेस एक्टिविटी बाय ट्रेडर इन हिज डायरी, नो। एंड टू राइट ऑल द बुक्स। सो बुक कीपिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो बी जो पार्ट है, दैट इज जो बुक कीपिंग का पार्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास फिफ्थ वाला, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। तो
अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स का हिस्सा है। समराइजिंग पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग का। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी अकाउंटिंग का। तो इट मीन्स ये जो ए बी अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बी भी, सी भी, और डी में आ गया ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑल ऑफ द अबव आ गया, दिस ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिक्स्थ क्वेश्चन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नन ऑफ द अबव, ए एंड बी अबव। तो अकाउंटिंग क्या, जो अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा था मेजरमेंट, IMRCSAC। तो मेजरमेंट में क्या आया था, उसमें मैंने आपको समझाया था, हम वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, विच आर फिनेंशियल इन नेचर, विच कैन बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिनको मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्वालिटी ऑफ स्टाफ आ जाएगा, इसमें फिनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, मनीटरी टर्म्स में इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर मनीटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर पाते। सो आंसर हियर इज ए पार्ट, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉर्ड करता है। इसके बाद नेक्स्ट सेवंथ वाला, द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर। तो फंक्शंस क्या हैं अकाउंटिंग के? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यस, अकाउंटिंग का मकसद क्या है? जो अकाउंटिंग है एक वाइडर कंसेप्ट है, ये जो प्रोफेशनल लोगों का काम आ जाएगा, ये रूटीन वर्क नहीं है, डायनेमिक नेचर है। तो उनका काम अकाउंटिंग का क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस का। हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो 11th क्लास का सेकेंड लास्ट चैप्टर्स में से आ जाएगा, और आपके JKSSB अकाउंट असिस्टेंट में भी ये हम 3 या 4 चैप्टर्स और करने के बाद हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होगा आपके सिलेबस का। और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या मकसद होता है? हर एक बिजनेस, जो भी बिजनेस चलता है, बिजनेसमैन का मकसद क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर? ये देखने का कि हमने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, हमारी फिनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है। और जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हैं उन सब लोगों को जो बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, बाकी पार्टीज को, आउटसाइडर्स को, इनसाइडर्स को, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। सो फंक्शंस अकाउंटिंग जो हैं, जो अकाउंटिंग के फंक्शंस में ये ए भी है, बी भी है, सी भी है, एंड इट इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका हिस्सा आ जाएगा। नेक्स्ट इज 8th, द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस, अगेन मैंने इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस में डिस्कस किया हुआ आपके साथ। क्या क्या है एडवांटेजेस? नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं? ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जो कम्युनिकेटिंग है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस का जो लास्ट का पार्ट आ जाएगा, कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग, हमारे पास हमने जितना भी डेटा है वो डेटा हमारे पास होगा, और उस डेटा से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, हम उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से फ्यूचर प्लानिंग कर सकें। फ्यूचर के लिए क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, किन किन चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, कैसे हम अपनी सेल्स को और बढ़ाएं। तो जो हम अकाउंटिंग जो की जाती है तो उसका एक एडवांटेज है
जो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की नॉलेज हमें होती है। प्रूफ इन कोर्ट, कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा दो पार्टीज के बीच में, हमारे पास जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो एक प्रूफ होगा, और कभी कोर्ट में जाना पड़े तो हम वो प्रूफ दिखा सकते हैं, वो रिकॉर्ड्स जो हमने मेंटेन किए होंगे अकाउंट्स के, तो इट विल हेल्प अस एज ए प्रूफ इन द कोर्ट। हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंट्स हम क्यों मेंटेन करते हैं? अकाउंट्स इसलिए मेंटेन करते हैं कि भाई हमें पता हो कि हमारी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी क्या है। गवर्नमेंट नहीं हमें कहती कि भाई आप टैक्स दो, गवर्नमेंट कहती है आपकी मर्जी है टैक्स देना दो, नहीं अगर आपने टैक्स देना है तो ना दो। बस क्या होगा कि अगर आपने टाइमली टैक्स पे नहीं किया होगा, जीएसटी पे नहीं किया होगा, तो हम आपके दरवाजे पर आएंगे, आप पर पेनल्टी लगा देंगे, आपको जेल भी हो सकती है। तो जो टैक्स लायबिलिटी में हमने जब अपने अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे, हमें मालूम है कि हमारी सेल्स कितनी, हमारा प्रॉफिट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम टैक्स पे कर सकते हैं। सो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे जो हैं वो अकाउंटिंग के एडवांटेज हैं। सबको समझ आ रही है? जो भी आप लोगों को डाउट्स होंगे, जो आपसे मैं एमसीक्यूज डिस्कस कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में वो लिखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूं विद इन 2 और 3 डेज आप वो डाउट्स मेरे से पूछ लिए। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स रह जाते हैं, उनका आंसर नहीं दे पाते क्योंकि वो पुरानी वीडियोस में होते हैं और उनमें जो कमेंट्स आए होते हैं, क्वेरीज आई होती हैं, तो वो स्किप हो जाते हैं हमसे। तो जैसे जैसे साथ साथ जो आप अगर पूछेंगे तो आपको मैं रिप्लाई भी कर पाऊंगा। और कई बच्चों के, अभी तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सब बच्चों के जो क्वेरीज हैं उनको मैं आंसर कर पाऊँ। अगर किसी भी स्टूडेंट के क्वेरीज का अगर मैं आंसर नहीं कर पाया, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगेन अपनी क्वेरीज पुट फोर्थ कर दीजिए, मैं उन क्वेरीज का आंसर जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? और अगर अच्छा लगता है, समझ आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर। लिमिटेशंस अकाउंटिंग की क्या क्या हैं? बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। यस, ये लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग की। अभी किस प्रकार की लिमिटेशन आ गई कि हम तो कहते हैं कि भाई हमारा जो अकाउंट्स है वो किस पर निर्भर है, किस पर बेस्ड है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस है, जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं, तो उस पर हमारी अकाउंट्स निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो लिमिटेशन कैसे होगी अगर हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट आ जाता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने जो हमारे एसेट्स हैं हमने उनको अपनी बुक्स में शो करना है। कॉस्ट प्राइस, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है या कॉस्ट प्राइस एक ही चीज़ होती है, जिस रेट पर खरीदा था माइनस डेप्रिसिएशन इफ एनी। तो उस वैल्यू पर, ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, हमें वो अपने एसेट्स को एक्सप्रेस करना है, शो करना है। अब इसकी ये लिमिटेशन कैसे होगी? मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, मैंने वो एसेट गांधीनगर एरिया में आज से 10 साल पहले खरीदा था। मैंने वो 10 लाख रुपए का बिल्डिंग वहां पर खरीदी थी। आज उस बिल्डिंग की कीमत आफ्टर 10 ईयर्स वो 3 करोड़ रुपीस है। 3 करोड़ रुपीस है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। बट मैंने कितने पर खरीदा था? मैंने 10 लाख पर खरीदा था। आज उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। बट मैं जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, मैं उसको किस रेट पर, किस अमाउंट पर शो कर रहा हूँ? मैं उसे अपनी बुक्स में शो कर रहा हूँ एट 10 लाख। अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर कर। वेयर एज एक्चुअल वैल्यू ऑफ माई एसेट, माई प्रॉपर्टी इज मोर देन दैट अमाउंट, इट इज नियर 3 करोड़। तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का कि हम जो करंट वैल्यूज हैं उस पर अपने एसेट्स को शो नहीं करते। हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं।
So this is the limitations of accounting. Influenced by personal judgments, yes, जो हमारे रूल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस हैं जो फॉलो किए जाते हैं वो किस पर डिपेंड होता है? पर्सनल जजमेंट्स पर. तो अकाउंटिंग इज डायनेमिक नेचर. कंसेप्ट्स जो होते हैं इवॉल्व होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और उसमें बहुत कुछ रोल किसका आ जाता है? जो पर्सनल जजमेंट्स से इन्फ्लुएंस हो जाता है. अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, यस, तो हम इसे फोरकास्टिंग प्रॉपर वे से नहीं कर सकते कि क्या होगा. सो दिस ऑल आर लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग. तो डी पार्ट आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज 10th में आ गया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन से हैं? ओनर ऑफ द बिजनेस. जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी किसके लिए यूजफुल है? ओनर के लिए. मैं ओनर, या ये मेरा चैनल है, आई एम द ओनर ऑफ दिस चैनल, ठीक है. अब मेरे को जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें जो कमेंट्स लिख रहे हैं, कुछ लाइक्स हैं और कुछ डिसलाइक्स भी होंगे, कुछ कमेंट्स जो होंगे वो अगेंस्ट भी हो सकते हैं. आई एम नॉट परफेक्ट, मगर अगर मेरे जो डिसलाइक्स ज़्यादा हैं, कमेंट्स जो मेरे अगेंस्ट हैं, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को समझूंगा, पढ़ूंगा, पूछूंगा कि भाई कहाँ पर गलती हो रही है. हम अपनी स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे, पॉलिसीज को चेंज करेंगे और बेहतर करेंगे. सो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए हेल्पफुल है? ओनर के लिए. इन्वेस्टर के लिए भी कैसे है? अब इन्वेस्टर के लिए क्या आ जाएगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी आउटसाइड जैसे इन्वेस्टर्स हैं, वो बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? अभी आप देखेंगे लेटेस्ट, अभी जियो में गूगल ने भी, और भी कुछ कंपनीज हैं जो बाहर की हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज, वो जियो में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो वो दे आर द इन्वेस्टर्स. वो काफ़ी देर से या जो वॉच कर रहे होंगे कि किसी भी कंपनी की ग्रोथ को, उसके प्रॉफिट्स को, एसेट्स को, प्रॉस्पेक्ट्स को. मेरी कंपनी में कोई पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो क्यों करेगा? वो पहले देखेगा कि भाई मैंने जो पैसा इन्वेस्ट करना है इनकी कंपनी में, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं. मैं अगर इसमें पैसा जमा करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे को इसका फ़ायदा कितना मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा. तो मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि आज अगर इसमें मैं 1 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो ये इस उम्मीद से पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, आफ्टर 5 years ये 1 रुपी शुड बी इक्वलेंट टू 5 रुपीज़. अगर आज हमने इसमें 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो डाउन द लाइन 5 साल बाद, 7 साल बाद ये 10 करोड़ इट शुड बिकम 30 करोड़, 40 करोड़. तो इन्वेस्टर्स वो डिसीजन कैसे ले पाते हैं किसी बिजनेस की वर्किंग का, कि बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, ग्रो कर रहा है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो उनको प्रोवाइड की जाती है फिनेंशियल स्टेटमेंट से, प्रॉफिट कितना है, सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितनी है. क्रेडिटर्स वो लोग होंगे जिनसे हम उधार लेते हैं. तो जो पर्सन मेरे को उधार देगा वो ये देखेगा कि मेरी हैसियत है उस उधार को वापस करने की. अगर मेरी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, मेरे को कोई उधार नहीं देगा. मेरे अकाउंट्स, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि भाई मेरे पास एसेट्स ही नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो क्या मैं उधार वापस कर पाऊंगा? टाइमली नहीं कर पाऊंगा, या कर ही नहीं पाऊंगा, पैसा डूब सकता है. तो ये जितने भी लोग हैं दे आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो इसके ऑप्शन क्या आ जाएगी? इसकी ऑप्शन है डी. 11th जो आ गया हमारा अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, नॉट फुली एक्यूरेट, फुली एक्यूरेट, पार्टली एक्यूरेट एंड टोटली इनएक्यूरेट. सो इसका जो ऑप्शन है, इसका जो आंसर है नॉट फुली एक्यूरेट. ये फुली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हम जो रूल्स हैं जो फॉलो कर रहे हैं
जो कंसेप्ट्स हैं, जो मेथड्स हैं, हमारे पास वहाँ पर चॉइस अवेलेबल होती है। तो हमारी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है। तो जो फुली एक्यूरेट नहीं होगा, हो सकता है कि हमने कोई एक मेथड यूज़ किया और सेम जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, सेम वैसी इंडस्ट्री में कोई और पर्सन, कोई और बिजनेसमैन है, वो कोई और मेथड्स यूज़ कर रहा है। जैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स आते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है। दोनों से जो आउटपुट, जो आंसर आएगा, जो कैलकुलेशन होगी डेप्रिसिएशन की, वो डिफरेंट होगी, प्रॉफिट में डिफरेंट शो होगा। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के लिए क्या आ जाएगा? दे आर नॉट फुली एक्यूरेट। 12th, इन बुक कीपिंग ऑल ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक्स। जितनी भी ट्रांजेक्शंस है प्राइमरी बुक्स में, यस, उसमें की जाती हैं। पोस्टिंग इज डन इन द लेजर फ्रॉम द प्राइमरी बुक्स। प्राइमरी बुक से ही पोस्टिंग की जाती है। लेजर पोस्टिंग जो हमने नेक्स्ट पार्ट करना है, जनरल एंट्रीज के बाद लेजर पोस्टिंग करनी होगी। और जनरल एंट्रीज जो होती हैं उन्हें हम प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। टोटल ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंसिंग ऑफ दोस अकाउंट्स आर कैलकुलेटेड। यस, दिस इज पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, बैलेंसिंग करना। तो बुक कीपिंग में ये तीनों के तीनों इन्वॉल्व हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 13th क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर। मैंने आपसे डिस्कस की हुई है। फिनेंशियल अकाउंटिंग है। फिनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या आता है? प्रॉफिट या लॉस निकालना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद आ जाता है कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट निकालना। मैंने इसमें एग्जांपल आपको नैनो कार की दी थी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होगा, इसका पर्पस क्या जाएगा? जो भी अकाउंट्स है वो मैनेजमेंट के लिए, उनके फर्दर फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज होगा। तो अकाउंटिंग के जो पार्ट्स हैं वो फिनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। 14th क्वेश्चन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिवाइडेड। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो किस किस में डिवाइड है? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी 3 जो कई हिस्सों में डिवाइडेड है। तो कैश सब सिस्टम भी उसी का ही हिस्सा आ जाएगा। परचेज एंड अकाउंट्स पेबल सब सिस्टम भी इसी का ही पार्ट है। सेल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल भी। तो ये तीनों, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद नेक्स्ट वन इज 15th क्वेश्चन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, इट शुड बी रेलिवेंट। एक रिलायबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। जिस पर रिलाई का मतलब आ जाएगा कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी हम अकाउंट्स बनाते हैं, इट शुड बी रिलायबल। जिस पर आउटसाइडर है, ओनर है, जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, वह रिलाई कर सकें। सो इट शुड बी रिलायबल। रेलिवेंस, इट शुड बी रेलिवेंट। तो रेलिवेंट होना चाहिए, इसमें कोई और इंफॉर्मेशन ना हो। मैं किसी बच्चे से पूछा कि बताओ आपका नाम क्या है, तो बच्चा बोलता है कि सर मेरा नाम रामू है, मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, वो सुबह उठ के पहले जिम जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, नहाकर फिर फैक्ट्री जाते हैं। तो हमने उनसे, जो बच्चे से इंफॉर्मेशन पूछी वो क्या थी? तुम्हारा नाम क्या है? तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या आ गया? मेरा नाम रामू है। उसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इट इज नॉट रेलिवेंट विद द जो हमारी जो क्वेश्चन था। तो इट शुड बी रेलिवेंट विद द अकाउंटिंग पार्ट। अंडरस्टैंडेबल, तो अंडरस्टैंड होना चाहिए जिसे हम समझ सकें। सो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। 16th, अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स। अकाउंटिंग प्रोसेस कहा गया, रिकॉर्डिंग भी,
क्लासिफिकेशन भी, समराइजिंग भी। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। सो डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया 17th में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी चीज जो है वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। टू असर्टेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, अगेन ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ओनर, तो ओनर के पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। और डी पार्ट, असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अगेन दिस इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। सो आंसर इज सी पार्ट, इसका आंसर आ जाएगा। 18th, which of the following events represent business transaction? तो इनमें से कौन से इवेंट्स जो हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? मशीनरीज परचेज फॉर कैश, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। गुड्स आर ऑर्डर्ड फॉर डिलीवरी नेक्स्ट मंथ, तो हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जिसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो, जिसमें ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन आ जाएगा कि जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, तो उन्हें हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। इट इज नथिंग बट, ट्रांजैक्शन क्या है? इट इज नथिंग बट बिजनेस एक्टिविटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो मशीनरी परचेज की कैश पर, तो ये कैश में एक्सप्रेस हो सकती है, तो ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो गुड्स आर ऑर्डर्ड फॉर डिलीवरी नेक्स्ट मंथ, दिस इज नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये एक इवेंट है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। द ओनर ऑफ द फर्म डाइज, जो ओनर है उसकी डेथ हो गई है, इट इज अगेन एन इवेंट, ये इवेंट है। इवेंट क्या होता है? इवेंट इज जस्ट द, इवेंट को हम ये कह सकते हैं कि ये आउटकम है, ये किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का आउटकम हो सकता है। और इवेंट में फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस इफेक्ट भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। उसमें जो फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है वो इफेक्ट भी हो सकती हैं और नहीं। हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है इवेंट में और ट्रांजैक्शन में क्या जाता है कि जब कोई इवेंट, व्हेन एन इवेंट ब्रिंग्स चेंज टू अकाउंट बैलेंसेस, जैसे अकाउंट बैलेंसेस में कोई चेंज आता है तो उसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रांजैक्शन में, एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो सबसे मेन क्या आ गया कि इफ देयर इज चेंज इन द अकाउंट बैलेंसेस, तो हमने कोई गुड्स के लिए डिलीवरी ऑर्डर की, गुड्स आर ऑर्डर्ड फॉर डिलीवरी, तो इससे हमारे अकाउंट बैलेंसेस में कोई चेंज नहीं आई। ओनर ऑफ द फर्म डाइज, कोई चेंज नहीं आई। सो दीज आर ओनली इवेंट्स। एन एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब, तो बाकी के जितनी चीजें हैं वो इवेंट्स हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो व्हेन मशीनरी इज परचेज फॉर कैश, तो इससे क्या होगा? इट विल ब्रिंग चेंज टू द अकाउंट बैलेंसेस। इसमें मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व है, इसमें इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, तो ये क्या आ जाएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए पार्ट, मशीनरी इज परचेज फॉर कैश। 20th, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद, बुक कीपिंग किसके साथ कंसर्न्ड है? रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, यस। तो बुक कीपिंग किससे कंसर्न्ड होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ फिनेंशियल डेटा जो किसी बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। बाकी भी देख लेते हैं कि क्या वो पार्ट है बुक कीपिंग का या नहीं। डिजाइनिंग द सिस्टम्स इन रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डेटा, नो।
interpreting the data for internal external users, this is part of accounting. Preparation of final accounts of the concern, again part of the, किसका पार्ट आ जाएगा, ये अकाउंटिंग का. सो हियर आंसर इज ए पार्ट. तो जो ए है वो हमारा आंसर आ जाएगा. 21st, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू सी द. तो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, financial position of the concern, position of the. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव आ गया अकाउंटिंग का is to see the financial position of the concern, A part. Position of the cash book, B. Position of purchases and position of sales. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग है इट इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न. जो ए पार्ट आ जाएगा वो इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी एंटर्ड इन द. इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं वह एंटर की जाएंगी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, अ क्लॉथ मर्चेंट. ही रिसीव्स ए शर्ट एज ए गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे. ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखी जाएंगी. ही बाइज अ शर्ट फॉर हिज सन. उसने अपने लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए शर्ट खरीदी. अब इसमें ये नहीं लिखा कि बिजनेस के पैसों से खरीदी, तो यही अज्यूम करेंगे उसने अपने घर से, अपने पैसों से, पर्सनल पैसों से अपने बेटे के लिए शर्ट खरीदी. इट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस. ही सेल्स क्लॉथ टू वन ऑफ हिज कस्टमर्स. ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है. उसने अपने कस्टमर को शर्ट या कपड़ा बेचा. तो ये ट्रांजैक्शन जो होगी वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन की जाएंगी, उसमें रिकॉर्ड की जाएंगे. तो सी इज द आंसर. इसके बाद 23rd क्वेश्चन. तो 23rd क्वेश्चन में आ जाएगा अ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000 इज परचेज्ड. तो मशीनरी खरीदी गई है 60,000 की. तो इज इट ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नीदर ए, बी और नॉर सी. तो मशीनरी जो हमने खरीदी है ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या आ जाता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्चा किया जाता है, जो एसेट हम एक्वायर करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, जिनको हमने खरीदा जाता है लॉन्ग टर्म यूज के लिए, बेचने के लिए इसे नहीं खरीदा जाता, तो उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या एसेट कहते हैं. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, तो आप लेक्चर्स को गो थ्रू करिए. आगे किसी क्वेश्चन में जब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा तब मैं एक्सप्लेन इसको कर दूंगा. तो 24th, अ कोल माइन वॉज परचेज्ड फॉर ₹10 लाख. अब कोल माइन जो है वो क्या चीज़ है? इज इट ए टेंजिबल एसेट? टेंजिबल एसेट क्या होता है कि जिसका कोई आकार होता है, कोई स्वरूप होता है, कोई फिजिकल अपीयरेंस होती है जिसे हम देख सकते हैं. सो कोल माइन इज अ टेंजिबल एसेट. इट इज अ नॉन करंट एसेट. सी पार्ट पहले डिस्कस करते हैं. यस, इट इज नॉन करंट एसेट. तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए एक्वायर किया जाता है. तो मैंने टेंजिबल एसेट और नॉन करंट एसेट्स ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में आपके साथ मैंने डिस्कस किए हुए हैं. बी पार्ट में लिखा हुआ इट इज अ वेस्टिंग एसेट. वेस्टिंग एसेट अभी तक मैंने आपको समझाया नहीं है. तो व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग एसेट? वेस्टिंग एसेट्स को हम कहते हैं कि ये वो एसेट्स हैं, दोज एसेट्स विच हैव अ लिमिटेड लाइफ, जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, एंड देयरफॉर डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम. और इनकी वैल्यू टाइम के साथ वो डिक्रीज होती जाती है. जो वेस्टेड एसेट होते हैं इज ऑफन यूज्ड अंटिल देयर इज नथिंग लेफ्ट. इन्हें तब तक यूज किया जाता है कि जब तक कुछ भी बचेगा नहीं, नथिंग इज लेफ्ट. इनको हम कंज्यूम्ड एसेट भी कहते हैं क्योंकि इन्हें कंज्यूम कर लिया जाता है. इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी नेचुरल गैस. अब जो नेचुरल गैस है इनकी एक लिमिटेड लाइफ है. अभी हम देखें कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो इस समय जो भी एनर्जी से डील कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है, तो उनको ये लग रहा है कि
कि ये कहीं जो नेचुरल गैस है, जो ऑयल है, अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी जो होगी वो स्टैंड स्टिल पर आ जाएगी। सो वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, कोई और जैसे एनर्जी जो जनरेट की जाए, जैसे सोलर एनर्जी है या कोई और फ्यूल पर रिसर्च की जा रही है। तो नेचुरल गैस, ऑयल, टिम्बर, कोल, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द वेस्टिंग एसिड। सो इसका जो ऑप्शन है, जो आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इस वीडियो में अभी मैं आपसे सिर्फ 24 MCQs ही डिस्कस करूंगा, तो बाकी के जो MCQs होंगे उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आपके साथ में शेयर करूंगा। आप इन MCQs को देखिए, जहां पर जो डाउट है वो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उन सबको जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके जी, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।